हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी ड्रीमर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज आप एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आरएस मेंस के लिए जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल स्टडीज़ 3 का जो पार्ट है यूनिट 2, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ब्रॉड ओवरव्यू उसके सिलेबस का देखेंगे और उसके बाद हम कुछ कोशिश करेंगे कि 1 से 2 टॉपिक्स अगर हम पॉसिबल हो तो उसको करने का भी प्रयास इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं यूनिट 2 के अंदर। सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। जो पहला पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। उसमें इसके मीनिंग, इसका नेचर और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात की गई है। उसके अलावा इसका डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर क्या रोल है, यानी क्या एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग और डेवलप्ड सोसाइटी, विकसित और विकासशील देशों में एक समान है या फिर इनमें कोई अंतर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ सब्जेक्ट कैसे इवॉल्व हुआ, किस तरीके से उसका उदय हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। उसके साथ साथ हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई जब हमारे पास ऑलरेडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जिस वजह से हमको न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर जाना पड़ा, और प्लस ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है उसको हम देखेंगे। और उसके साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करने की कौन कौन सी अप्रोचेज़ हैं, उन अप्रोचेज़ के ऊपर भी बात करेंगे। ये नया ऐड हुआ है इसके अंदर टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आता है कंसेप्ट्स ऑफ पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीगेशन। इनमें क्या अंतर होता है, क्या क्या इनका मीनिंग है, कितने प्रकार की अथॉरिटी होती है, कितने प्रकार की पावर होती है, उसको हम देखेंगे। लेजिटिमेसी, पावर और अथॉरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, लेजिटिमेसी और लीगैलिटी, या फिर लीगल क्या होता है, लेजिटिमेट क्या होता है, क्या इन दोनों में अंतर है, उसको हम देखेंगे। उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डेलीगेशन क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे हमने देखेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन दोनों को डील करेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है हायरार्की क्या होती है, ठीक है। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होती है, ठीक है। आदेश की एकता हो गई, चाहे हमारे पास जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी एक अपना जो सुपीरियर है, अधिकारी है, वो कितने सबॉर्डिनेट्स को एक साथ डायरेक्ट कंट्रोल कोऑर्डिनेट कर सकता है। हायरार्की, पदानुक्रम क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मैनेजमेंट को देखेंगे, मैनेजमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे इस बार प्रश्न पूछा गया था, 5 मार्क्स का एक सवाल था, चेंज मैनेजमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया था। उसके साथ साथ एटीट्यूड और वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, ये 2 जगह हैं। ये जो पोर्शन है हमारा, एथिक्स, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, ये 2 जगह हैं। एक हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, लेकिन इसको रिलेट करके जो है एथिक्स के अंदर पूछा जाता है, और एथिक्स के कुछ पोर्शन को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछा जा सकता है। इस वजह से इन दोनों का आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। जैसे पिछली बार जो 2021 का जो मेंस था, उसके अंदर ये सवाल पूछा गया था कि गांधी जी के जो 7 सामाजिक पाप हैं उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पूछा गया था। और इसके अलावा जो एथिक्स, इम्पार्शलिटी, इंटीग्रिटी वाला जो प्रश्न था वो एथिक्स के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज के नाम से, तो ये देखना है। इसके अलावा जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या विवाद चल रहा है, क्या संबंध है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा प्रशासन पर नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित होता है, चाहे कार्यपालिका किस प्रकार से, एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है, किस प्रकार से लेजिस्लेटिव प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है, और किस प्रकार से जो जुडिशियल न्यायिक नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित होता है, उसके क्या माध्यम है, और उसके साथ साथ उसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं उसके अंदर, उसको हम डील करेंगे। उसके बाद राजस्थान का जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसके बारे में हमको देखना है, ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम बात करेंगे। एक जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अंतर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ बॉडीज़ जैसे कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया, लोकायुक्त हो गया, आरपीएससी हो गया। इसके अलावा 2 एक्ट्स हैं इसके अंदर, 2011 और 12 के। एक है राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट, और एक है राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट। इन सब के बारे में हमको डील करना है, ठीक है। तो ये कुछ मोटा मोटा चीज़ें रहेगी जिनको हम एक एक करके जो है करने का प्रयास करेंगे। और मेरी आप लोगों से आशा रहेगी कि आप लोग जो है अपना सपोर्ट जो है मुझे देते रहें, ताकि जो है मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है।
व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन क्या होता है। तो देखो, एक तो नॉर्मल डेफिनेशन में अगर हम बात करें या बिल्कुल लेमैन टर्म्स में बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो प्रशासन क्या है। तो एक सरल भाषा में अगर हम समझें कि भाई किसी भी संस्था के लिए, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो अस्पताल हो, किसी भी संस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती है, ठीक है, जितनी भी क्रियाएं की जा रही है किसी भी संस्था को किस लिए नियमित रूप से चलाने के लिए, उन सभी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। मान लीजिए कि स्कूल है, स्कूल का जो कॉमन गोल क्या है, स्कूल का गोल है शिक्षा प्रदान करना, ये इसका कॉमन गोल है। और इस शिक्षा को प्रदान करने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जा रही है उन सभी क्रियाओं को जो है क्या कहा जाता है, प्रशासन कहा जाता है। यानी कि एक पियोन से लेके प्रिंसिपल तक सारे जो कर्मचारी हैं, सारे जो अधिकारी हैं, वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का कार्य कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ एक ऐसा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो सारे टास्क मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रशासन का निर्माण कर रहे हैं। तो एक चीज़ आपको ये दिमाग में बैठी होगी कि प्रशासन होता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो प्रशासन क्या होता है, किसी भी संस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जा रही है उन सभी क्रियाओं का जो योग है, समागम है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्रशासन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इट इज़ द पावर। एक क्या है, ये पावर है, एक शक्ति है जो क्या करती है, जो डिटरमाइन करती है गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कर रही है, गोल्स को क्या कर रही है, डिटरमाइन कर रही है, ठीक है, कि क्या क्या गोल्स होंगे। पहले चीज़ तो गोल्स का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। फिर उन गोल्स को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रही है, फॉर्मुलेट्स पॉलिसी, ठीक है। तो इट इज़ द पावर दैट डिटरमाइंस गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको कंडक्ट कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ठीक है, उनका क्या कर रही है, संचालन कर रही है, उन एक्टिविटीज़ का, क्रियाओं का संचालन करती है। और उसके साथ साथ उससे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को इवेल्युएट भी करती है। इवेल्युएशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक स्कूल जो है, स्कूल का काम है शिक्षा प्रदान करना, किंतु अगर वो अपने रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करेगा तो उसका सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। आने वाले समय में या तो हो सकता है बंद हो या फिर किसी न किसी प्रकार से उसमें बाधाएं आ सकती है। तो मैं यही चीज़ कह रहा हूँ कि वो इवेल्युएट भी करता है किसको, रिजल्ट्स को। तो ये तो थी एक हमारे पास बेसिक डेफिनेशन। अब मैं आपको एक चीज़ पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सब्जेक्ट है ये है 65 मार्क्स का, और ये इसका जो सिलेबस है ना वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मान लीजिए आप जितने बच्चे मेंस में बैठेंगे ना वो इसको बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे। इस सब्जेक्ट का पर कमांड सबकी होती है, बट अल्टीमेटली मार्क्स किसको मिलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लीड कहाँ मिलेगी ये इसका इसका इम्पोर्टेंस है। तो इसका इम्पोर्टेंस कैसे है कि इस बार एक सवाल आया है 10 मार्क्स का, आपने देखा होगा मेंस के अंदर, कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पोर्टेंस बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कुछ सिग्निफिकेंस से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था। तो वो ऑलमोस्ट सबको आता था, बट लीड किसको मिली, लीड उसको मिली जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो सब्जेक्ट के जो थिंकर्स हैं, चाहे एल डी वाइट, डिमॉक, ऑर्डवे टीड, एम पी शर्मा, साइमन, गुल्लिक, थॉमसन, इनमें से किसी का नाम लेके उसको कोट किया और उनके कुछ कोटेशन को डाला अगर उन्होंने, तो उसको जो है एडवांटेज ज़्यादा मिला एज़ कम्पेयर टू एक जो कि बहुत नॉर्मल लिख के आया कि ठीक है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करता है, इंटीग्रिटी रखता है, जो सामाजिक समस्या है उनका निराकरण करता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट करता है, ठीक है, ये सब चीज़ें लिख के आया। उससे कंपैरिजन में जो है एडवांटेज किसको मिला। तो इस वजह से मैं आपको एक चीज़ पहले ही आप चाहूँगा कि जितने थिंकर्स के नाम और उनके कोटेशंस वगैरह मैं बता रहा हूँ, आप कम से कम कोशिश कीजिए कि उनको तो याद कर ही लें, ठीक है। तो और उसमें भी मैं आपको फ़िल्टर आउट करवा दूंगा। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की अगर परिभाषा पूछ ली जाए तो आप लिखिए या तो एल डी वाइट की या फिर लिखिए साइमन की। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ एल डी वाइट की डेफिनेशन क्या थी। तो आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी पीपल, ठीक है, टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, सम पर्पस और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हैं कि भाई आर्ट ऑफ एडमिन, अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि एल डी वाइट जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या समझता है, कला है, ये आर्ट है ना कि साइंस है।
ये मैं आगे चल के तब समझाऊंगा, आपको समझ में आएगी ये बात जब हम नेचर को डिस्कशन करेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आखिर प्रकृति क्या है, क्या ये आर्ट है, क्या ये साइंस है क्या बेसिकली ये। उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। बट सबसे पहले आप ये समझिए कि एल डी वाइट ने जो डेफिनेशन दी है, एल डी वाइट ये बोलता है कि भाई आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी पीपल। बहुत सारे लोगों के, जितने भी लोग हैं उनका क्या करना है, डायरेक्शन करना है, कंट्रोल करना है, कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, टू अचीव क्या करना, सम पर्पज़ या फिर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा एक साइमन भाई साहब भी हैं, तो साइमन ने क्या बोला कि भाई इट इज़ द एक्टिविटीज़ ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग, ठीक है, टू accomplish अ कॉमन गोल, ठीक है। तो साइमन क्या बोलता है, साइमन बोलता है कि भाई इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ ग्रुप्स कोऑपरेटिंग टू accomplish अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल है आपका, हर एक संस्था जो है उसका अपना एक गोल होता है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गोल है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मामलों को सुलझाना। हॉस्पिटल का काम है बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं देना। स्कूल का काम है बेहतर शिक्षा देना, ठीक है। तो हर एक संस्था का एक अपना कार्य है। उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जितने भी एक्टिविटीज़ वगैरह ग्रुप्स के द्वारा की जा रही, ग्रुप्स कौन से, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। पियोन का ग्रुप होगा, अगर स्कूल के अंदर देखें तो पियोन का ग्रुप होगा, टीचर्स का ग्रुप होगा, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये सभी आपस में क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, कोऑपरेट करते हैं आपस में, ताकि क्या हो सके, एक कॉमन गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एडमिनिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ समझ में आया होगा, और एल डी वाइट या साइमन दोनों में से किसी एक डेफिनेशन को आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब आता है कि भाई व्हाट आर द टू अप्रोचेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस। किसकी अप्रोच है ये, एडमिनिस्ट्रेशन की। तो पहली चीज़ आप ये दिमाग में रखिएगा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है, ना कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच है, पहली चीज़। तो एडमिनिस्ट्रेशन की दो अप्रोच होती है, एक होती है मैनेजरल अप्रोच और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजरल अप्रोच की, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, दोनों में से देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजरल अप्रोच के जो थिंकर्स हैं वो कौन कौन है। एक तो है साइमन, एक है थॉमसन और एक है गुलिक, ठीक है। इधर है एल डी वाइट, इधर है फ्योल और डिमॉक, ठीक है। ये तीन लोग हैं जो कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में बात करते हैं कि भाई हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जबकि ये क्या है, मैनेजरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच वाले होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, या फिर सबसे पहले मैनेजरल की बात करते हैं। तो जो मैनेजरल वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कुछ करना नहीं है, उसका काम है करवाना, मैनेज करना काम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ना कि क्या काम है, खुद कार्य करना, ठीक है। तो गेटिंग द थिंग्स डन, ठीक है, ये काम होता है इसका। तो ये इसके कौन कौन है, साइमन, थॉमसन और गुलिक, ये तीनों लोग हैं इसके अंदर, ठीक है। जैसे आप देखोगे पोस्ट कॉर्प थ्योरी दी गई है, अलग अलग थ्योरीज आएंगी ना, तो ये मैनेजरियल अप्रोच से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जो मैनेजरियल अप्रोच होता है वो क्या करता है, मैनेजमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, उन्हीं को इंक्लूड करता है। यानी कि ये क्लरिकल, टेक्निकल और पर्सनल, इन एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, एक्सक्लूड कर देता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि मैनेजरल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ वगैरह को ही इंक्लूड करते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ कौन सी, वही प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। कुल मिला के इनका काम ये है मैनेजरल एक्टिविटीज़ वालों का कि ये सिर्फ और सिर्फ मैनेज करेंगे, ठीक है, ये खुद कार्य नहीं करेंगे। जबकि क्लरिकल, टेक्निकल और पर्सनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इन सब को क्या करते हैं, ये एक्सक्लूड करते हैं। ये बोलते हैं नहीं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में आती ही नहीं है, प्रशासन का भाग ही नहीं है। जैसे क्लरिकल यानी कि शिक्षा, मान लीजिए आप शिक्षा विभाग के अंदर है, शिक्षा विभाग के अंदर जो क्लर्क बाबू होते हैं, ठीक है, क्या उनके बिना काम चल सकता है, नहीं चल सकता ना। किंतु मैनेजरल अप्रोच वाले ये बोलते हैं कि नहीं, क्लर्क्स आर नॉट इंक्लूडेड। टेक्निकल जो स्टाफ होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं,
क्या उनको इंक्लूड किया जा सकता है? तो ये मैनेजरल वाले यानी कि साइमन थॉमसन गुलिक और इस आइडियोलॉजी वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, उनको इंक्लूड नहीं करना है प्रशासन के अंदर। किंतु आप ये देखेंगे लॉन्ग टर्म में आपको ये पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति जो कि, क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही क्या देखा था कि भाई जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो कि क्रियाएं कुछ परफॉर्म कर रहे हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, वो सब प्रशासन के अंदर इंक्लूडेड रहता है। इस वजह से कार्मिक प्रबंधन है, कार्मिक कौन होते हैं, जैसे कि पियोन हो गए, ठीक है, ये सब जो लोग हैं ये भी इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जो अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा क्या है, नैरो अप्रोच लगती है ना आपको, बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता वाले नहीं लगते हैं आपको कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जो है ये क्या देखते हैं, ये इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन है ना, यही क्या होता है, यही प्रशासन में इंक्लूडेड रहता है, टॉप वाले जो लोग हैं। इसके अलावा ये जो लोग हैं इनको इंक्लूड नहीं करता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप क्लरिकल, टेक्निकल और पर्सनल एक्टिविटीज़ को भी शामिल करो, ये भी प्रशासन का भाग है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस वजह से इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ब्रॉडर अप्रोच है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इस वाले इनको भी शामिल इसके अंदर किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, इंटीग्रेटेड और मैनेजरल अप्रोच क्या होती है। तो मैनेजरल अप्रोच यानी कि साइमन थॉमसन गुलिक इन्होंने दी थी, इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि एल डी वाइट, फ्योल, डिमॉक इन्होंने बात करी थी। और मैनेजरल अप्रोच वाले बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ही शामिल करो भैया, उसके अलावा कुछ भी शामिल मत करो इसके अंदर, ठीक है, ना क्लरिकल करो, ना टेक्निकल करो, ना कुछ भी पर्सनल एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ शामिल मत करो। लेकिन जो इंटीग्रेटेड अप्रोच होते हैं ये थोड़ी लिबरल अप्रोच है, ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आपको क्लरिकल, टेक्निकल, पर्सनल सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ को शामिल करना है, ठीक है, मैनेजरल एक्टिविटीज़ के साथ साथ। और इसके समर्थक कौन कौन है, एल डी वाइट, फ्योल और डिमॉक। जैसे पिछली बार एक 2 नंबर का सवाल इंटीग्रेटेड अप्रोच से पूछा गया था, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच के अंदर इन तीनों के बारे में लिखना था, एल डी वाइट, फ्योल, डिमॉक सपोर्टर्स हैं इसके। ये होती क्या है कि भाई मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के साथ साथ आप क्लरिकल, टेक्निकल और पर्सनल एक्टिविटीज़ को भी शामिल कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ को इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अपन इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक ब्रॉड अप्रोच है। और इस तरीके का आपको ग्राफ में आपके बना के आना है, ठीक है। अब आता है हमारे पास कि भाई व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मुख्य तत्व क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या तत्व होते हैं हमारे किसके, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के क्या क्या तत्व होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, एक संस्था का होना, ऑर्गेनाइजेशन का होना आवश्यक है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए भैया, ठीक है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता चला होगा कि अथॉरिटी भी चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए जो अपने अधीनस्थों को कार्य करवा सके, वरना कार्य होंगे कैसे, ठीक है। तो यानी कि एक अथॉरिटी भी होनी चाहिए। और उसके अलावा एक चीज़ मैंने उसके अंदर बताया था कि भाई डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किसका होना चाहिए डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का, किसका होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं एक तो, और फिजिकल रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई हमको सबसे पहले चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन गोल होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक क्या होगा, कॉमन गोल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। उसके साथ साथ अब उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए आपको एक अथॉरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए। यानी कि मान लीजिए हर एक, जैसे सरकारी संगठन है अगर, तो सरकारी संगठन में SDM होता है, उसके नीचे SDM होता है, ADM होता है, SDM होता है, फिर तहसीलदार होता है, इस तरीके से चलता है हायरार्की। तो हर एक के ऊपर एक कुछ ना कुछ सत्ता दे रखी है ना, ताकि क्या होता है कि SDM के दबाव में तहसीलदार काम करे, तहसीलदार के दबाव में पटवारी काम करे, यानी कि सबको एक सत्ता, कुछ ना कुछ सत्ता का कार्य दे रखा है। तो अथॉरिटी होनी चाहिए। अब ये अथॉरिटी क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी, निर्देश करेगी, नियंत्रित करेगी और समन्वय करेगी, किसको, ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज को भी। ह्यूमन रिसोर्सेज कौन, जो उसके नीचे अधीनस्थ हैं। फिजिकल रिसोर्सेज कौन से, पैसा हो गया, संपत्ति हो गई, पैसा सरकारी संपत्ति हो गई, या अलग अलग जो रिसोर्सेज वगैरह हैं, उन रिसोर्सेज को क्या करेगी, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेट करने का प्रयास करेगी।
ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर समझ में आएगी, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। और जनरली क्या होता है कि ये संस्थाओं के अंदर, लार्जर इंस्टीट्यूशंस में ये पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि छोटी संस्थाओं के अंदर क्या है कि छोटी संस्थाओं के अंदर आपको इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लार्जर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि इसके तत्व क्या क्या हैं। बहुत सारे इसके तत्व थे, ये सब चीज़ों के बारे में बात करी। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो मुख्यतः जो एलिमेंट्स हैं ना, वही इसके फीचर्स हैं घुमा फिरा के, ठीक है। पहली चीज़ कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब कोई भी संस्था हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, हर एक के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है। कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक ग्रुप अपने एक एफर्ट्स लगा रहा है कलेक्टिव रूप में, ताकि क्या अचीव हो सके, कॉमन गोल, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों के दोनों इंस्टीट्यूशंस या फिर उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं हमारे पास। इसके अलावा डायरेक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। अथॉरिटी की आवश्यकता होती है। तो बाकी चीज़ें तो आप लिख लोगे। यहाँ तक मेरा ये पर्पज़ था कि एलिमेंट्स और यूनिवर्सल फीचर्स क्या क्या हैं उसको समझाने का। तो आई होप यहाँ पर आकर आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगी कि प्रशासन क्या होता है, प्रशासन का अर्थ क्या है, एल.डी. वाइट साइमन के अनुसार क्या डेफिनेशन है, अप्रोचेस क्या क्या हो सकती हैं, जैसे इंटीग्रेटेड और मैनेजरल अप्रोच क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, तत्व क्या हैं और विशेषताएं क्या हैं। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, यानी कि लोगों के लिए किया गया प्रशासन, लोगों को सुपुर्द एक प्रशासन। यानी कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, इसमें क्या होता है, उसमें सारी एक्टिविटीज़, ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ जो कि किस में, पब्लिक इंटरेस्ट में की जाती है, ठीक है, लोक हित में की जाती है, की गई सारी एक्टिविटीज़ वगैरह जो होती है, सारी एक्टिविटीज़ को क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़ वगैरह, ठीक है, चाहे पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, रिजल्ट्स का इवेल्यूएशन हो, सभी चीज़ें जो कि लोक हित में की जा रही है ना, उन सभी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये तो एक हो गई लेमेन टर्म्स, ठीक है। यानी कि आपको ये डेफिनेशन अगर कुछ भी याद नहीं है तो अल्टीमेटली आप ये चिपका सकते हैं कि भाई पब्लिक के लिए किया गया सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं लोक हित में की जाने वाली, उसी को कहा जाता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं तो एल डी वाइट या वुड्रो विल्सन, इन दोनों में भी एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की आपने दो डेफिनेशंस याद करी हैं, उसमें से कोई एक आप अगर आप फाइनली याद कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको कहूँगा कि एल डी वाइट या वुड्रो विल्सन दोनों में से कोई एक व्यक्ति की आप डेफिनेशन फाइनली याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं एल डी वाइट की। तो ये क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड, ठीक है, एंड सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है, एंड एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही अजीब और भयंकर डेफिनेशन है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहली चीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एल डी वाइट भाई साहब क्या बोलते हैं कि एक डिटेल्ड, एक विस्तृत और एक सिस्टमेटिक रूप से एग्जीक्यूशन जो होता है लॉ का, लॉ क्या, कानून, कानून एग्जीक्यूशन मतलब उसको कंडक्ट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उसको क्रिया में लेके आना है, ठीक है, तो अप्लाई करना है उसको। तो जो भी कानून है आपका, उसको सिस्टमेटिक और डिटेल्ड वे में जब आप एग्जीक्यूट करते हो, ग्रास रूट लेवल पे जब आप उसको संपादित करते हो, तो क्या कहा जाता है, उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि कानून का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित संपादन। आ गई बात समझ में। तो कानून का जो लॉ है हमारा, लॉ का डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और
उस कानून की हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो होगी, मान लीजिए कोई एक कानून है, उस कानून के बहुत सारी एप्लीकेशंस होगी, ठीक है। उस कानून के जितनी भी एप्लीकेशन है, हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या है, एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। ये बात आ गई आपको समझ में। कानून की बात करनी है। एल डी वाइट ने एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा था कि भाई आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज टू अचीव सम पर्पज और ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कानून की बात करें, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो एल डी वाइट को अपनी डेफिनेशन को चेंज करना पड़ा। एल डी वाइट को ये बोलना पड़ा कि भाई क्या है, कानून का जो सिस्टमेटिक डिटेल्ड एग्जीक्यूशन है ना, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कानून का डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन, संपादन, वही क्या कहलाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। और उस कानून की हर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या कहलाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। आ गई बात समझ में आपको। ये तो था एल डी वाइट की डेफिनेशन, जो कि बहुत ही भयंकर डेफिनेशन है, लेकिन आप उसको एनेक्डोट को पकड़िए, उसके अंदर क्या चीज़ कही गई है, कानून, लॉ, लॉ का डिटेल्ड और सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन की बात करता है एल डी वाइट, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन क्या कहता है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स या फिर कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस, ठीक है, it includes all those operations having for their purpose the fulfillment or enforcement of public policy। अब इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो ये वो सारी एक्टिविटीज़ या ऑपरेशंस इंक्लूड करता है जिनका पर्पस क्या है, पब्लिक पॉलिसी को फुलफिल या फिर एनफोर्स करना, ठीक है। तो देखो एल डी वाइट कहता है कि भाई कानून का सिस्टमेटिक और डिटेल्ड एग्जीक्यूशन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है। लेकिन वुड्रो विल्सन भाई साहब बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन दे रहे हैं कि भाई पब्लिक पॉलिसी का जो है के फुलफिलमेंट के लिए या पब्लिक पॉलिसी के एनफोर्समेंट के लिए जितने भी ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो वो सारे ऑपरेशंस या वो सारी एक्टिविटीज़ जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका पर्पस होता है पब्लिक पॉलिसी को एनफोर्स करना, पब्लिक पॉलिसी को लागू करना, उसी को क्या कहा जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, एल डी वाइट और डिमॉक। और आपकी चॉइस है इसके अंदर आप कौन सा याद करना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप ये वाली चीज़ याद करें, ठीक है। वुड्रो विल्सन वाली डेफिनेशन को आप याद करने का ट्राई करें, ये एक अच्छी डेफिनेशन है, इसको आप कोशिश करें तो हो जाएगी यार, ठीक है। कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशंस हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ये आप 4-5 बार याद करेंगे तो आपको हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं आगे कि भाई व्हाट आर द अप्रोचेस रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें एक चीज़ आपको समझनी है कि भाई जब मैंने बात करी थी आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अप्रोचेस की, तो उसमें मैंने बात करी थी एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है और दूसरी मैंने बात करी थी मैनेजरल अप्रोच होती है। ये किसके लिए था, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ओनली, पब्लिक नहीं था इसके अंदर। लेकिन अगर पब्लिक से रिलेटेड आता है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो अप्रोचेस हैं, इसको अप्रोचेस भी कहा जा सकता है, इसको व्यूज़ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसके कौन कौन से, तो इसके ब्रॉडली 5 हैं, टोटल 5 अप्रोचेस या फिर 5 व्यूज़ हैं जिस प्रकार से हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। सबसे पहला आता है नैरो व्यू, दूसरा आता है ब्रॉड व्यू, तीसरा आता है पोस्ट कॉर्प व्यू, चौथा आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू और पांचवा आता है पब्लिक वेलफेयर व्यू, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी व्यू भी या फिर पब्लिक वेलफेयर व्यू भी इसको कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नैरो अप्रोच क्या होती है। तो नैरो अप्रोच के कौन कौन है, साइमन और गुलिक। और आप मुझसे एग्री करेंगे, जब मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर, इसके कौन कौन है, साइमन और गुलिक। जब मैंने आपको बताया था कि जो मैनेजरल अप्रोच थी, ठीक है, अभी मैंने पढ़ाया था मैनेजरल अप्रोच, उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि इसके भी कौन कौन है, साइमन, थॉमसन और गुलिक। तो साइमन और गुलिक इसी के अंदर है
और इन्होंने क्या बताया था कि भाई सिर्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ ही इंक्लूड होती है, क्लरिकल टेक्निकल पर्सनल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नैरो अप्रोच में भी ये कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस होते हैं, एग्जीक्यूटिव के जो टास्क होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के जो वर्क होते हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव। इन दोनों के जो टास्क होते हैं इनको क्या कर जाता है, इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड इसमें नहीं किया जाता, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, नैरो अप्रोच है यहाँ पे भी। जैसे उसने कहा था वहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं सिर्फ प्रशासन के अंदर, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही इंक्लूड करो आप, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव को आप इंक्लूड इसके अंदर मत करो। तो ये है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास ब्रॉड अप्रोच। तो ब्रॉड अप्रोच के कौन थे, एल.डी. वाइट। ठीक है, जो वहाँ पर किसके समर्थक थे, वहाँ पर वो समर्थक थे इंटीग्रेटेड अप्रोच के। ठीक है, एल.डी. वाइट। फिर आता है विलोबी। ये दोनों लोग क्या हैं, ब्रॉड अप्रोच के समर्थक हैं। तो इसमें वही चीज़, नैरो में क्या बोला कि भाई सिर्फ एग्जीक्यूटिव को ही इंक्लूड करो, आप जो है जुडिशरी और जो हमारी लेजिस्लेचर इसको मत यूज़ करो। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर इन तीनों को इंक्लूड करने की बात की गई। यानी कि ब्रॉड अप्रोच क्या कहती है कि भाई एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर के जितने भी फंक्शंस पब्लिक बेनिफिट के लिए किए जा रहे हैं, ठीक है, उन सबको इंक्लूड किया किसमें किया जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जाएगा। ये चीज़ हो गई। तीसरा आता है हमारे पास पोस्ट कॉर्प का व्यू। तो पोस्ट कॉर्प का व्यू जो है वो किसने दिया था, गुलिक ने दिया था। इनका पूरा नाम है लूथर गुलिक। ठीक है, तो लूथर गुलिक ने जो है पोस्ट कॉर्प का व्यू दिया था। पोस्ट कॉर्प के बारे में डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इनका पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पी से होता है प्लानिंग, ठीक है, ओ से होता है ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एस से होता है स्टाफिंग, ठीक है, डी से होता है डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, ठीक है, सी ओ से होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आर से होता है रिपोर्टिंग और डी से होता है, ठीक है, और लास्ट हो जाता है हमारे पास बी, पोस्ट कॉर्प। तो ये जो बी होता है हमारे पास, वो बी क्या कहलाता है, बजटिंग। ठीक है, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, कंट्रोल इसमें नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो POSDCO और आर और बी पोस्ट कॉर्प हो जाता है। तो ये लूथर गुलिक के दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसको भी बहुत सारी जगह क्रिटिसाइज़ किया गया है क्योंकि इसके अंदर इवैल्यूएशन नहीं है। ठीक है, आपने इसके अंदर फीडबैक की यानी कि इवैल्यूएशन की व्यवस्था नहीं रखी, इसमें आपने मोटिवेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं रखा, ठीक है, इसमें आपने पार्टिसिपेशन नहीं रखा। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी होती है, इन चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए था, बट वो इसमें पोस्ट कॉर्प में नहीं किया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। तो ये जो है इस पोस्ट कॉर्प वाले व्यू को क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, ये बोलता है, ये दिया था लेविस मरियम ने। ठीक है, लेविस मरियम ने ये कंसेप्ट दिया था। वो बोलता है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो कैंची के दो फलक के समान है, यानी कि पेयर ऑफ सीजर्स के समान है ये। ठीक है, ये इस सीजर के समान है ये दो, जिसका एक पार्ट जो है वो तो है पोस्ट कॉर्प, ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर यानी कि दोनों की आवश्यकता होती है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका अपना एक डेफिनेट गोल होता है, वो उसका सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। यानी कि अगर मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का जो गोल है अल्टीमेटली वो क्या है, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, तो उसके सब्जेक्ट मैटर पे चीज़ें डिपेंड करने लग जाएगी। ठीक है, यानी कि आप ये समझिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, और वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं वही उसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, इस वजह से हर एक संस्था के अंदर अपना एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होगा।
ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद आता है लास्ट, हमारा आता है पब्लिक वेलफेयर व्यू, जो कि जनरली नेग्रो इन लोगों ने दिया था, ठीक है। नेहरू हो गए, नेग्रो हो गए, इन सब ने ये दिया था। और ये कहते हैं कि भाई वो सारी एक्टिविटीज़ जो पब्लिक इंटरेस्ट में या पब्लिक पॉलिसी के लिए की जाती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को किया जाता है। यानी कि वो सारी एक्टिविटीज़, ऑल एक्टिविटीज़ जिनका काम क्या है, पब्लिक वेलफेयर वाला काम है, ठीक है। जिनका काम क्या है, पब्लिक वेलफेयर का है, उन सबको क्या कहा जाता है, उन सबको इंक्लूड किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। ये नेहरू और निग्रो के द्वारा कहा गया था। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों अप्रोचेस क्लियर होगी। नैरो अप्रोच क्या होती है, तो साइमन गुलिक ने बोला था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव के कार्य ही इंक्लूडेड है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के नहीं है। ब्रॉड में एल डी वाइट विलोबी कहते हैं कि भाई पब्लिक बेनिफिट्स के लिए तीनों के द्वारा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी, तीनों के होते हैं। पोस्ट कॉर्प के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग वगैरह हो जाता है। लूथर गुलिक ने दिया था। सब्जेक्ट मैटर इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आई थी पोस्ट कॉर्प को, जिसमें इसने कहा था, लुइस मरियम ने दिया था कि भाई कैंची के दो फलक के समान है, एक तो पोस्ट कॉर्प है, दूसरा सब्जेक्ट मैटर है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, हर एक संस्था जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, टेंडर करती है, उसे वो कहा जाता है। और लास्ट होता है पब्लिक वेलफेयर, जो कि नेहरू और नेहरू ने दिया था, ठीक है। उसमें कहा गया कि वो सारी एक्टिविटीज जो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती है, उन सबको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल कर लो, ठीक है। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, जो बहुत ही कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। और जब वो एक्सपेंड कर रहा है, तो इस वजह से जो ब्रॉड व्यू है इसका, ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट आज की तारीख में कहा जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी इसके अंदर। और इसके आगे जो है, जैसे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये एक बड़ा टॉपिक है, और सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ट्राई करूँगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी इसके अंदर कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा एलिमेंट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है। फिर इनके कुछ डेफिनेशंस देखी। तो मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ की उम्मीद करूँगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो इसके नोट्स वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं इसको, या फिर जो है मैं अल्टीमेटली जो फाइनल पीडीएफ होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पैनल पीडीएफ को, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक ही चीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बहुत मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं, तो इसमें जो ये जो इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं, इन ऑथर्स के जो द्वारा दी गई ये चीज़ें, यही इसका, ये जो मेरे नोट्स हैं उसमें, इन नोट्स का सिर्फ और सिर्फ एक जो मुख्य जो फीचर है हमारे नोट्स का, वो एक यही चीज़ है कि जो मैंने ये जितने भी ऑथर्स हैं ना, उनकी जो डेफिनेशन और कोटेशंस के साथ लिखा हुआ है, तो आप उनको अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने आप को जो है बाकी भीड़ से हटाने के लिए कम से कम इनको कोशिश कीजिएगा याद करने का। 3 से 4 बार जब आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद होने लग जाएंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और भी कोई आपके डाउट हो इससे रिलेटेड, जो मैंने आज में पढ़ाया उन सब से कोई भी रिलेटेड डाउट हो, तो आप टेलीग्राम चाहे कमेंट सेक्शन दोनों के अंदर मुझे बता सकते हैं। मैं उसको जो है जितना जल्दी हो सके सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो कुछ टॉपिक्स और हैं उनको कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।